टैग टीवी के दर्शकों को टैगलाइन के पहले एपिसोड में मैं विद्या भूषणधर आपका स्वागत करता हूं। पहला एपिसोड है इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। पैदाशी कश्मीरी पंडित हूं, मेरा जन्म कश्मीर में हुआ, पर कश्मीरी पंडित होने से पहले मैं एक भारतीय हूं, अ प्राउड इंडियन बाय हार्ट। आज मेरे पास कैनेडियन नागरिकता है, पर आज भी मेरा दिल हर उस चीज़ से धड़कता है जिसमें भारतीयता हो, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या मेरी शान मेरी जान भारत का परचम तिरंगा हो। कश्मीर के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो आज वो दिन है जिस दिन इंसानियत शर्मसार हुई, जिस दिन हमें देश निकाला मिला। मैं बात कर रहा हूं 19 जनवरी 1990 की। वो रात याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वादी में आतंकवाद 89 के बाद जोर पकड़ चुका था, आज़ादी की बात हो रही थी और हम इसे इग्नोर कर रहे थे क्योंकि ऐसी छोटी मोटी आज़ादी की कॉलें पिछले 50 सालों से चल रही थी। पर हमें नहीं मालूम था कि सरहद पार से भटके हुए नौजवान इस बारी कुछ और करना चाहते हैं। मैं उस महान देश का एक शांतिप्रिय, अहिंसक, सेक्युलर और पढ़ा लिखा नौजवान आज से 27 साल पहले इस्लामी कट्टरवाद ने मुझे और मेरे जैसे हजारों लाखों मेरे भाई बंधुओं को देश निकाला मिला। उस जाड़े की सर्द रात की याद को ताज़ा करते हुए मेरे साथ आज पैनल में मेरे कुछ मेहमान हैं। मैं चाहता हूं कि उस वक्त को याद किया जाए जब 27 साल पहले हमारे ऊपर आतंकवाद का साया नाजिल हुआ और हमें अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। ये वो दिन है जब मुझसे मेरी ज़मीन छीनी गई, मुझसे मेरे सपने छीने गए, मुझसे मेरा चिनार छीना गया, वो आबशार छीने गए। मैं स्वागत करता हूं आज के मेहमानों का। मेरे पहले मेहमान हैं मिस्टर सुनील कारदार, पेशे से आईटी स्पेशलिस्ट हैं और कनाडा की शान हैं। ही इज़ अ शूटर और काफ़ी इनामात यहाँ पे कैनेडियन लेवल पे ले चुके हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। उसके बाद मैं रुजू करता हूँ पंडित द्वारकानाथ दर जी से। दर साहब पेशे से एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ देर पढ़ाया भी है और रिसर्च में भी इनकी वाबस्तगी रही है। दर साहब, आपका स्वागत है। उसके बाद मेरे मेहमान हैं श्री एस के रैना जी। रैना साहब पेशे से एक मौसमियात के माहिर हैं, फ़िज़िक्स के टीचर भी रह चुके हैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर में, और इसके अलावा बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। रैना साहब, आपका स्वागत है। और आखिरी में मैं स्वागत करता हूँ श्री विनोद मुंशी जी का। विनोद जी आईआईटी से वाबस्ता हैं, आईटेक के पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पिछले 35 साल से यहाँ कनाडा में हैं और काफ़ी सारी सामाजिक और कल्चरल और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में इनकी बहुत ही एक्टिविटीज़ में संलग्न हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो मैं शुरू करता हूँ विनोद जी से। विनोद जी, 27 साल हो चुके हैं कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। घर में ही, अपने घर में ही शरणार्थी होना कैसा लगता है, क्या फीलिंग है? मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। Actually, I will narrate my father's experience. He was in Indian Revenue Services and in Bombay for 37 years. Then he took a transfer to Kashmir because last 2 years of services you are allowed to go back to your home post. And in 84 he went back, sold everything in Bombay and worked for 2 years and retired in Srinagar. And in 89 he was forced to leave in the middle of the night his home where he wanted to settle for the life. And he passed away in 1996 without ever going back to Srinagar and always wanting to be there. 19 जनवरी ये रात
बहुत ही भयावह रात थी। राणा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई थिंक आप उस रात के चश्मदीद गवाह हैं। आप थे वहाँ कश्मीर में जब 19 जनवरी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप बताएंगे हमें कि उस रात को क्या हुआ था? देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 28वां साल लग गया है और इन 27 साल में हम पहले से ही इतना बोल चुके हैं कि हमने क्या चीज़ देखा, जिसको कि मैं बहुत ही छोटे लफ्ज़ों में बता सकता हूँ कि वो रात उन अफराद के लिए ऐसी रात थी जैसे कि अगर आप एक एक्वेरियम में से एक ज़िंदा मछली निकालोगे और उस ज़िंदा मछली को उबलते हुए तेल में, कढ़ाई में डाल दोगे, उसका क्या हाल होगा, तो वही हाल हमारा था। दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ कहा, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि किस तरह से हमने तड़प तड़प के वो रात वहां पे गुजार दी, जबकि हमें कुछ पता नहीं था बैकग्राउंड में कि क्या एक्चुअली हुआ है। वी वर नॉट नोइंग एनीथिंग व्हाट हैज़ हैपेंड बिहाइंड। लेकिन वो रात हमारे लिए तो बहुत ही, जिसको डार्केस्ट से डार्केस्ट रात कह सकते हैं, वो रात हमारे लिए थी, जो हमने खुद एहसास किया, महसूस किया। काफ़ी सारे सहाफ़ी उस रात को हॉलोकॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना सिर्फ ये है, हॉलोकॉस्ट जो है ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये एक दिन से शुरुआत नहीं होती है। इसकी शुरुआत, जबकि हम जिक्र करते हैं हिस्ट्री का भी, हम बहुत पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। 1947-48 में जो हालात पैदा हो गए, उसके बाद में 1953 तक हमारे जो नेहरू साहब और शेख अब्दुल्ला साहब थे, उनके आपस में टाइज बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अचानक, क्योंकि बातों बातों में बहुत सारे इतिहाद हो गए थे, रिटन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, बातों बातों में जितने इतिहाद हुए थे, उन इतिहादों में कुछ दरार आ गई, जिस वजह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरी ये करना पड़ा कि शेख अब्दुल्ला को उनको अपनी हिरासत में लेना पड़ा। और शेख अब्दुल्ला चूँकि वो बहुत सारे बड़े कौम के लीडर थे, तो लीडरानी कौम थे कि वो उनकी बातों पे सब, हर किसी को भरोसा होता था काफ़ी ज़्यादा। तो विद रिज़ल्ट काफ़ी लोग उनके साथ थे उस टाइम पे, जबकि वो 1953 से लेके 1964 तक 11 साल कंटिन्यूसली एस्टेब्लिशमेंट हो गया वहाँ पे J&K प्लेबिसिट फ्रंट, जिसको महज राय शुमारी का नाम दिया जाता था। तो उन्होंने चलाया, घर घर में, आपको भी शायद ध्यान होगा या नहीं होगा, तो एक एक मोहल्ले में 3-3, 4-4 ऑफिस हुआ करते थे। और उसके बाद में 1964 में जब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिकमेंड किया कि इसको रिलीज़ कर दीजिए, अगले 11 साल के लिए वो फिर घूमते रहे, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते रहे, जिसमें कि उन्होंने दरगाह का भी ये किया, तामीर किया नया। और उसके बाद में, क्योंकि हर कोई जो बड़ा स्टेचर का लीडर होता है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता है, उनके तो मफाद परस्ती भी बहुत होती है। उस मफाद परस्ती की वजह से, जबकि वो उस टाइम पीरी थे 1975 में, जब उन्होंने इख्तिदार दोबारा संभाल दिया, कि वो बन गए वहाँ के चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर बन के वो 7 साल जिंदा रहे। 7 साल में उन्होंने अपना पावर ट्रांसफ़र करने के लिए अपने फर्जंद को भी अपनी वो ताजपोशी कर ली। तो विद रिजल्ट वो किस्सा चलता रहा। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो मुहिम 22 साल चलती रही, वो मुहिम 22 मिनट में ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को गुमराह किया गया, आवाम को गुमराह किया गया, आवाम को ये चीज़ का पता नहीं चला। और वही गुमराही आगे आगे बढ़ती रही, जबकि 1982 में जब उनके फर्जंद बन गए चीफ मिनिस्टर, जब उन्होंने हुकूमत संभाली, उसके बाद में क्या बिगाड़ हो गया उनका, आपस में ख़ानदानी झगड़ा कुछ हो गया अपने बहनोई के साथ में, जैसा भी जो कुछ भी हुआ। तो उसके बाद भी जब तक ये इलेक्शन आ गए, 86-87 के इलेक्शन जब आ गए, तो उसमें भी जो कुछ हुआ वो वाक़या एक दिन के नहीं हैं, ये बहुत सारे वक्त के वाक़या हैं, जिन वाक़यों से लोगों में ये तशद्दुद पैदा हो गया कि नहीं, हम गलत जा रहे हैं। क्योंकि मफाद परस्ती हर एक में है, जो इस टाइम भी चला रहे हैं उनमें भी मफाद परस्ती है। ऐसी बात नहीं है कि वो मफाद परस्त नहीं है, वो भी अपने मफादों के लिए आवाम का कत्ल आम करवा रहे हैं। वो आवाम का कोई भला नहीं कर रहे हैं, वो आवाम को प्रोग्रेशन में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके अभी अपने मफाद पूरे नहीं हो गए हैं जी।
तो विद रिजल्ट ये एक दिन की बात नहीं है। तो वो लोग जिन लोगों ने साथ दे दिया उनका, जिन लोगों ने उन लीडरों को कहा कि हाँ आप हमारे लीडर हो और हम आपके कहने पे चलेंगे, वही लीडर उनके गुनहगार हैं, वही उस अवाम के गुनहगार हैं। उनको कोई कसूर नहीं है उन लोगों का। वो बहुत ही इनोसेंट अवाम था, जब उनको जो चीज़ कहा जाता था वो चीज़ करते थे। तो विद रिजल्ट ये सारी जो 22 साल की जो इबादत थी वो सारी ख़त्म हो गई 2 मिनट में। सब्सिडी ख़त्म हो गई 2 मिनट में, हर कोई चीज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद में वो लोग तैयार रहे कि हाँ ठीक है हम इसके साथ हैं। लेकिन उन्हीं को जब उनका माइंडसेट उन्होंने बदल दिया, लोगों का माइंडसेट बदल दिया, उस माइंडसेट के बदल में उनको देर नहीं लगी, तो उन्होंने ऐसा हालात पैदा किए जिससे कि हमें बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं तो अगर मैंने खुद देखा हुआ है 1960 से लेके 1955 से लेके 1982 तक हमारा कश्मीर, वादी कश्मीर, नॉट रियासत JNK, ओनली वादी कश्मीर, जितना प्रॉस्पेरिटी पे था उतना खाल ही कोई स्टेट इंडिया में हो रहा होगा जो कि प्रॉस्पेरिटी पे था। खैर ये तो पस मंज़र हुआ। मैं दर साहब से पूछना चाहता हूँ, दर साहब आप मुझे बताएं कि 19 जनवरी को उस रात का आपको जिक्र होगा, आपको याद होगा, उस दिन क्या हुआ था? वो रात इतनी सख्त थी कि मेरे पास, मैं क्या कहूँ, कितनी दर्दनाक रात थी वो। क्योंकि मेरी 2 बच्चियाँ थी कि और बेटा था और मैं खुद था, और मैंने पूरी उम्र मतलब मैंने कभी डिस्कशन नहीं की कि वो कश्मीरी मुसलमान है, मैं कश्मीरी पंडित हूँ या कुछ हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प कोई भी हो। लेकिन उस रात इट वाज मतलब बिल्कुल जहन के से बाहर था कि ऐसा होने वाला है। अब अल्टीमेटली आई डिसाइडेड, जबकि वो मतलब हज़ारों में मशाल लेकर निकले वहाँ के अवाम, जो मतलब मेजॉरिटी पीपल मशालें लेकर निकले और निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लगे, और साथ में ये भी कहने लगे कि आप यहाँ से या तो हमारे साथ मिल जाओ, हमारा मज़हब इख्तियार करो, या आप मरने के लिए तैयार हो, या यहाँ से जगह छोड़ के जाओ। अब हमारे पास वी हैड नो ऑप्शन। इट वाज ऑल अलार्मिंग एंड ऑल ऑफ ए सडन इट वाज, हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट में था ही नहीं कि ऐसा होने वाला है। और अल्टीमेटली आई डिसाइडेड दैट, मतलब उस वक्त हमारे पास वो गैस के चूल्हे होते थे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रात का टाइम था, बिल्कुल सन्नाटा चारों तरफ था, माइकों से आवाज़ें आती थी, जो आसपास के हमारे साथ में मस्जिदें थी वहाँ से आते थे, यही नारे लगते थे, रिकॉर्डेड नारे लगते थे। अल्टीमेटली आई डिसाइडेड दैट आई विल जस्ट बर्न द होल हाउस, जिसमें मैं रह रहा था। 3 मंजिला मकान था, और अलॉन्ग विद माई फैमिली मेम्बर्स। और ये मतलब बिल्कुल रात भर हम सोए नहीं। और सेकंड एंड इट वाज लेटर, तो पता नहीं कौन सा ऐसा वो मेरे में ताकत आई कि दैट वी हैव टू लिव एंड वी हैव टू फाइट विद द टाइम्स। और वो रात ऐसे निकल गई। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले जो JNK स्टेट से बाहर वाले लोग हैं, उनमें से बहुत कम लोगों को मालूम है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसी रात नाजिल हुई। मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूँ, सुनील जी, जो सूफियाना तवारीख थी हमारी कश्मीर की, जो सूफियाना मोहब्बत थी हमारी आपस में, उस सूफियाना मोहब्बत को कश्मीरियत का नाम दिया गया था। बट मैंने सुना कि उस रात को वो कश्मीरियत वो तार तार हो गई, ऐसे नारे लगाए गए जिससे कश्मीरियत पे काला धब्बा लगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल विद्या जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी कश्मीरी हिंदुओं को कत्ल किया गया इस दौरान, इस पीरियड में, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि और नमन पेश करना चाहता हूँ। जब उस रात की बात आती है 19 जनवरी,
उस दिन वो रात मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, क्योंकि उस दिन मेरे को एक बात का एहसास हुआ था कि एक इंसान कितनी जल्दी अपना चेहरा बदल सकता है, चाहे कोई भी वजह हो। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिस हमसाए को, जिस नेबर को आप एक भाई समझते हैं, वो इतनी जल्दी अपना रुख, अपने तेवर आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए उसकी सोच एकदम से बदल जाएगी। लेकिन थोड़ा अगर आप हिस्ट्री भी नहीं, 90 से पहले 47-48 की बात, जैसे रैना साहब ने या दर साहब ने अभी कहा, ये सिलसिला मेरी जो सोच है इसके बारे में थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ा मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। वो ये कि कबायली रेड के बारे में तो मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं वो कि कबायली पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने अटैक किया था बारामूला डिस्ट्रिक्ट पे, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट पे, और फिर हिंदुस्तानी फ़ौज आई, उन्होंने जी महाराजा के साथ वो, दैट्स ऑल, वो सब बताया जाता है। लेकिन क्या हिस्ट्री में पढ़ाई गई? हिस्ट्री में तो बहुत ही कम, चार लाइनों का एक पैरा होता है हिस्ट्री बुक्स में। लेकिन किसी हिस्ट्री बुक में आज तक ये लिखा हुआ है कि कितने हिंदू उस टाइम भी कत्ल हुए थे। सिर्फ उस टाइम भी यही मंजर था, जो पड़ोसी थे, जो लोग आसपास के रहने वाले थे, दे टर्न्ड ओवर, वो बदल गए। कबायलियों का नाम था, लेकिन काम लोकल लोग करते थे। सुना महाराजा की फौज में, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ, वो छोड़ दीजिए, मैं उस रेड की बात कर रहा हूँ। rather they joined the hand, they joined the hands with the opposing forces party of the opposite side. वही तो, ये सिलसिला तो तब से चल रहा था। फिर ये कहना है कि वादी में ये नौजवान जी भड़क गए, ये सब कहने की बातें हैं। उस टाइम अफ़गानिस्तान का जो जंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी रशिया के साथ। पाकिस्तान ने, उन्होंने देखा कि मुजाहिदीन ने वहाँ पे रशिया को, उनके दिमाग में ये था कि उन्होंने रशिया को हरा दिया, विच इन माई ओपिनियन इज़ नॉट वेरी राइट, इज़ नॉट करेक्ट। खैर, उन्होंने वही मुजाहिद फिर कश्मीर में भेज दिए। दैट वाज द गेम प्लान। वहाँ पे उन्होंने, और दे स्टार्टेड टारगेटिंग हिंदू कम्युनिटी। सबसे पहले नीलकंठ गंजू से शुरू किया, जो एक दहशत का माहौल। तो जो लोग, जो जैसे रैना साहब या भट्ट साहब या मेरे वालिद थे, उनके जहन में फिर वही कबायली रेड का जो एक मंजर था वही घूम के, फिर वही हमारे साथ होना है, फिर वही हमारे बच्चे बूढ़े जो हैं उनको मारा जाएगा, औरतों के साथ ज़बरदस्तियाँ होंगी। They didn't want to happen that again. वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी, किस तरह से हम निकले। इनफैक्ट मेरे ख्याल में 19 जनवरी ही थी जब राजबाग के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ था, जो हमारे एक रिश्तेदार थे उनके घर में हुआ था। मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार बाल बचे उस बम ब्लास्ट में। रात को हमने कैसे उनका सामान निकाला उनके घर से, और जिनके घर में वो रहते थे वही आदमी 2 दिन तक पहले उनको, आप मेरे बहे तो ऐसे छुमीन है, तो ऐसी लैंग्वेज बोलते थे। जब हम सामान लेने गए वहाँ पे, उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो जिस चीज़ को हाथ लगा, ये गैस मत, अब आपको क्या ज़रूरत है गैस की, रहने दो, ये पर्दे आपको किस लिए चाहिए, ये सोफ़ा आपने, दैट्स व्हाट दे डिड। हाफ ऑफ द जो घर का सामान था उसने रखवा लिया। उस दिन मेरा इंसानियत पर से आधा विश्वास उठ गया, ऐसी इंसानियत पर से। तोता चश्म कह सकते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। तो यही कह सकते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से किसी पाकिस्तानी आतंकवादी ने नहीं निकाला। उनको निकालने वाले उनके साथ पले बड़े खाए खेले उनके पड़ोसी थे। मेरे को याद है जब जनवरी 1990 की ये हम जो जिक्र कर रहे हैं, हमारे मकानों का बंटवारा ऑलरेडी डिसाइड हो रहा था
कि किस हिंदू का मकान किसके नाम पे जाएगा। 1947 का जो बंटवारा हुआ ये उसका एक रिक्रिएशन था। मैं वापस आता हूं विनोद जी के साथ। विनोद जी, जनरली हम जब कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीरी मुसलमान पिछले 27-28 साल से आज़ादी की मांग कर रहे हैं और उसको वो कश्मीरियत का नाम देते हैं, वो हिस्ट्री बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का कभी कश्मीर के साथ कोई वाबस्तगी नहीं थी, कोई लिंक नहीं था, ना हिस्टोरिकल ना ज्योग्राफिकल या कोई। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कश्मीर में तो जब 1947-48 में कबायली आए थे, मेरे ग्रैंड अंकल मिस्टर काचरू वो 10 जनपथ में रहते थे, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस एनेक्स में। उस वक्त नेहरू जी ने ये बहुत क्लियरली बोला था कि जब तक एक्सेशन साइन नहीं होगा तब तक हमारी फ़ौजें वहाँ नहीं जाएंगी। एक्सेशन साइन होने के बाद ही फ़ौजें गई वहाँ पे। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कश्मीरी मुस्लिम्स ने ये नैरेटिव ही चेंज कर दिया। इवन जो राजशुमारी का डिस्कशन हुआ था दैट वाज इंडिया और पाकिस्तान, तो उसको चेंज करके उन्होंने आज़ादी कर दिया। बट कश्मीर में तो ये पहली बारी नहीं ऐसा जुल्म हुआ है, पहले भी कश्मीरी हिंदुओं के 7 एग्जोडस हो चुके हैं कश्मीर से। और लास्ट 50-60 साल में भी 50s, 60s, 70s में कश्मीरी हिंदूज़ के अगेंस्ट बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था इन जॉब्स, इन प्रमोशंस, इन एडमिशन टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और धीरे धीरे सेकंड क्लास सिटीज़न का दर्जा दिया जा रहा था, तो हम लोगों को वहाँ से निकलना ही पड़ रहा था। और जब ये 1990 का इंसिडेंट हो चुका था तो 2002 में ओमर अब्दुल्ला यहाँ पे आए। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हमने अरेंज की थी जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान, अफ़गानिस्तान और कश्मीरी पंडित्स इन्वॉल्व थे, बलूचीज़ भी थे। तो उस वक्त हमने शाम को जो रिसेप्शन होस्ट किया कश्मीर ओवरसीज़ एसोसिएशन में, उसमें एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा उमर से कि भाई अब ये हो गया, चलो ठीक है, अभी आगे का क्या प्लान है? तो उसने बोला हमारे यहाँ प्लान है 2 साल में इम्प्लीमेंट कर देंगे। 2002 से आज 2016 हो गया, 14 साल हो गया, कुछ भी ग्राउंड पे एक्शन नहीं लिया गया। इवन दो आज वहाँ की असेंबली में, कश्मीर की असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, लेकिन ये सिर्फ लिप सर्विस है। बिल्कुल कोई भी एक भी एक्शन ग्राउंड पे नहीं लिया गया है पिछले 28 साल में। राणा साहब, मुझे ये बताइए आप, बात शेख अब्दुल्ला फैमिली की चल रही है। जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे समझ आती है, इस सारे फसाद की जड़ जो अब्दुल्ला और नेहरू अकॉर्ड था, मुझे लगता वहीं से शुरू हुआ है। शेख अब्दुल्ला की जो बायोग्राफी है आतिश चिनार, उसमें कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स पास हुए हैं। और शेख अब्दुल्ला वाज द पर्सन जिन्होंने आज़ादी के बाद जब उनको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा मिला, लैंड टू द टेलर एक्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स जिसे कश्मीरी पंडित ओवरनाइट सड़क पे आ गए। यानी कि कश्मीरी पंडितों के मुंह से निवाले छीन के उन्होंने अपनी उम्मा को खिलाए। उसके बाद जहां तक मैं समझता हूं कि आतंकवाद जो होता है वो सिर्फ बंदूक या तलवार की नोक पे नहीं होता है। आतंकवाद विभिन्न किस्म का होता है। इकोनॉमिक टेररिज्म होता है, जैसे जॉब्स की बात है, जहाँ पे रिजर्वेशंस की बात है। कश्मीरी पंडितों को हमेशा एक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। मेरे अपने फादर लॉ, वो जिस पोजीशन पे उन्होंने 40 साल पहले ज्वाइन किया था, वो रिटायर भी उसी पोजीशन पे हुए, जबकि उनके साथ के बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग जो थे वो बहुत ही आगे चले गए। यानी कि आपको आगे बढ़ने के लिए, रिजर्वेशंस के लिए, नौकरियों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी था। हिंदू वॉज बेसिकली द मॉडर्न शूद्रा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ से आगाह कराना चाहता हूं कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं 19 जनवरी वाज दैट टाइम कि जिस टाइम पे हम लोगों ने बहुत कुछ सहा, और उसके बाद भी
आप भरोसा नहीं करेंगे इस चीज़ पे कि मेरा जो वहाँ से आना हुआ वो 19 अप्रैल हुआ। तो जबकि सारे लोग वहाँ से निकल चुके थे, हमारे पूरे रैनावारी में जो कि कंप्राइज ऑफ 36 मोहल्लाज है, 36 मोहल्लों में सिर्फ 4 फैमिलीज हम थे, ओनली 4 फैमिलीज। बाकी सबको निकाला गया बाकी सब निकल चुके थे, बाकी सब निकल चुके थे। हमने वो 3 महीने उसके बाद, हम लोग तो कहते हैं हम एक रात बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन हम 3 महीने 90 डेज हमने बर्दाश्त किया। मैंने सुना जो तंजीमें थी उन्होंने लोकल अखबारों को यूज़ किया एज अ माउथ पीस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिजबुल मुजाहिदीन, कि जिसमें कश्मीरी पंडितों से या तो इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया या उनको वहाँ से निकल जाने के लिए कहा गया। लोगों के घरों के ऊपर चश्मा किए गए नोटिस कि 30 दिन के अंदर नज़दीक मस्जिद में जाके इस्लाम कबूल करें या निकल जाएं या मर जाएं। वो 4 जनवरी से ही हुआ था। अच्छा, दैट हैपेंड फ्रॉम 4 जनवरी। दैट हैपेंड फ्रॉम 4 जनवरी। 19th ऑफ जनवरी को 19 से 26 तक, अप टू 26 ऑफ जनवरी, जो कि पाकिस्तान ने उस टाइम सोलिडेरिटी वीक डिक्लेयर किया था, सोलिडेरिटी वीक इन फेवर ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, उन्होंने डिक्लेयर किया था। उस पूरे 7 दिन बेनज़ीर भुट्टो जो उस टाइम वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इतना साथ दिया था, उनका कहने की बात नहीं, कि हमें लगता था कि हमें अब यहाँ ज़िंदा रहना ही नहीं है, हम ये जनवरी नहीं निकाल पाएंगे ज़िंदा अपने घरों में, इतना हमें लगता था। लेकिन थोड़ा सा एक रे ऑफ होप ऐसी थी जो कि हमारे ताल्लुकात थे अपने पड़ोसियों के साथ में, कुछ पड़ोसियों के साथ में, जिन्होंने हमें रोक के रखा। उन्होंने कहा कि हम पहले मरेंगे तब आप मरोगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर जब मुशीरुल हक और खेरा साहब का कत्ल हुआ, जब उनको मारा गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 6 अप्रैल को उनको किडनैप किया गया, 8 अप्रैल को उनकी लाशें फेंक दी गई सेक्रेटरीट के सामने। तो वहाँ से उसके बाद में 10 अप्रैल से मेरे वही लोग जिन्होंने मुझे रोका था, उन्होंने ही मुझे कह दिया कि रैना साहब अब बेहतर है 2-3 महीने के लिए आप भी चले जाओ जब तक हालात ठीक हो जाएंगे। और वो 2-3 महीने, वो 2-3 महीने तो 30 अभी साल तक खत्म नहीं लगभग हुए। होने वाले हैं। तो वो इसका ये एक जायज़ा मैं बताना चाहता था कि कैसा क्या हुआ, कि हम लोग इमीडिएटली हमने नहीं किया डिसाइड, हमने सोचे कि चलो हो सकता है हालात कि सुधर सुधर जाएंगे। जब 19 जनवरी को लोगों ने माइग्रेट किया, उन्होंने यही सोच के किया कि हम 1-2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन हम 3 महीने भी हमारे हो चुके थे, जबकि फिर पलटा पलट हो गया, बिल्कुल उल्टा पलट हो गया सारा। हमें भी घर में आके कहा गया कि रैना साहब अब आप चले जाओ 2-3 महीने के लिए जब तक हालात ठीक हो जाएंगे। ये एक चीज़ है। नंबर दूसरा चीज़ यह है कि तंजीमें वहाँ बनती रही 47 के बाद में, पार्टीशन के बाद में तंजीमें बनती रही, टूटती रही। और जिस तरह से जिन तंजीमों ने आपस में भी अपना बिगाड़ शुरू किया था, जिस तरह से आपको ये तो इसकी जानकारी तो होगी कि शेख अब्दुल्ला के साथ में, शेर कश्मीर के साथ में जो पार्टी हुआ करती थी उसको शेर पार्टी कहा करते थे, और वहाँ से दूसरी तरफ से जो मौलवी फारूक साहब की पार्टी होती थी जो कि फतवा देते थे वहाँ से, तो वो वहाँ पे अपना फतवा जारी करते, उनको बकरा पार्टी कहते थे। और हमारे होते हुए भी वहाँ हम रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ हैं। मैंने अपने ज़िंदगी के पहले 38 साल वहीं पे निकाले हैं। बारिंग बीच में मैं आउट ऑफ कश्मीर था फॉर 4-5 years, अदरवाइज आई हैव स्पेंट होल ऑफ माई 38 years इन कश्मीर। और वहाँ पे हमने ये चीज़ देखा, जब उनका झगड़ा आपस में होता था सैकड़ों लोग मरते थे, 4-4, 5-5 दिन कर्फ्यू रहता था जब ये शेर और बकरा की आपस में लड़ाई रहती थी। तो उसमें भी हम मुब्तला होते थे कि अब कैसे हम बाहर निकले, क्योंकि हम डरते थे अब हम जाएंगे हमें मारेंगे। और हमारे लिए बोलचाल तो बंद ही थी, हमने तो शुरू से किसी को कुछ बोला नहीं। हमारी एक्चुअली वही गलती है कि नंबर 1 हमने गन पिकअप नहीं कर लिए, नंबर 2 हमने रिटेलिएशन का दिमाग में नहीं रखा कि हमें बदला लेना है, नंबर 3 हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई नहीं किया, नंबर 4 हम अपनी पेट्रियाटिक जो हमारी भावना है वो हमने बराबर बरकरार रखी। इन चीज़ों की वजह से हमें या दूसरों लोगों को ये नहीं समझना चाहिए,
सारे इंडिया के लोगों को या जो भी हमारे कश्मीर के अपने भाई हैं वो नहीं ये समझें कि इससे हमारा जो एबोरिजिनलिज्म है कि हम कश्मीरी हैं तो वो हम भूल जाएंगे। नो, वी विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग। हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी रहेंगे, कश्मीरी मरेंगे। और हमारी हिस्ट्री जो है, कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री जो है, वो तो 5000 साल पुरानी है। इसका महाभारत में इसका जिक्र है, पुराणों में इसका जिक्र है, और काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल टेल्स की अगर हम बात करें तो कश्मीर का तो हमेशा हिंदुस्तान के साथ एक कनेक्शन रहा है। अब अगर आज की जनरेशन वहाँ पे हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं तो वो तो एक अलग बात है। नहीं, हिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि हिस्टोरिकल फैक्ट चेंज या ज्योग्राफिकल चेंजेस नहीं होते। नहीं, बट अगर झूठ का सहारा लिया जाए, और जहाँ जहाँ पे आपको तो पूरा पता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बना के रूल किया, तो अल्टीमेटली फाइनली वन वे और द अदर दे हैड टू गो ऑन just decreasing, and they are in their own way, and the other countries which are now independent are their own way. So political boundaries get changed. उसमें कोई ये नहीं है, शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो तंजीम तहरीक चल गई कश्मीर में, जिन तंजीमों ने भी काम किया, जब हम अभी बात कर रहे थे शेरा बकरा वाली बात, तो वो किस तरह से जब वो 1953-54 से शुरू हो गई, 1984 में एकदम कैसे चेंज होगा कि जबकि पूरे श्रीनगर, पूरे कश्मीर में तालियां बजा बजा के स्वागत किया गया, शेरा बकरा भाई भाई। अभी अभी खबर आई शेरा बकरा भाई भाई, ये 1984 में जब राजीव गांधी के साथ में अकॉर्ड हो गया था। ये तो वो चीज़ खत्म ही हो गई। फिर तो वो कैसे खत्म हो गई? जबकि प्रीचर्स निकल गए प्रीच करने के लिए कि हाँ जी इस चीज़ को ख़त्म कर लो। अगर ऐसी प्रीचिंग आज भी शुरू होगी कि कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाओ, और जिस तरह से आप कह रहे थे अभी कि वहाँ पे जी पोस्टर चस्पान किए गए हमारे घरों के सामने कि आप चले जाओ यहाँ से, या तो हमारे साथ मिलो या मरो, अगर ऐसे पोस्टर वो आज भी लगा देंगे सब हिंदुओं के घरों के सामने कि हिंदू भाइयों आप वापस आ जाओ, अगर उनके ब्रेन वॉश ऐसे हुए होंगे कि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन लगेंगे इस चीज़ को होने में, और ये होके रहेगा, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ ओनली द माइंड सेट विच इज़ टू बी चेंज। माइंड सेट सिर्फ चेंज कैसे होगा? माइंड सेट चेंज होगा सिर्फ प्रीचिंग से, प्रीचिंग प्रोपोगेट करने से। जो सियासी गुफ्तगू चल रही है उस सियासी गुफ्तगू को छोड़ के रूहानी गुफ्तगू को प्रीच अगर हो जाएगा तो ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सब लोगों के खून में, रग रग में जिद भरी है, नफरत भरी है, ऐसी बात नहीं है। ये हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरह से आयरन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है सिर्फ सिवाय उसके रस्ट, इसी तरह से एक इंसान को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है सिवाय माइंडसेट के। अगर माइंडसेट बदलेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। तरसा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सब के पीछे सब हमें पता है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान भाई हैं हमारे या कश्मीरी पंडित है, हमें पता है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से पहले मैं एक अर्ज़ करूं, पाकिस्तान से पहले मैं ख़ास वाहिद, ये जो नासूर बन गया, ये नासूर के वाहिद शेख फैमिली है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो फैमिली है वो सन 31 से उसने शुरू किया। 31 में मुस्लिम लीग थी, इट वाज अ वन पार्टी। देन जब उसने देखा कि उनके साथ वो सेटिंग नहीं हो रही है, देन ही मेड अनदर, मतलब उसका सेपरेट कर दिया, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, उसके साथ उसने नेहरू के साथ गठजोड़ किया, और ये जो नासूर ये तब से ही शुरू हो गया, गुमराह किया लोगों को। लोग वाहिद पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में अगर वाहिद जो लोग हैं वो कश्मीर के जो अच्छे मिजाज, शांत मिजाज के हैं, लेकिन दे वर ऑल मिसगाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑल मिसलेड। अब मुझे ये सब कुछ कहना नहीं था, मगर कहने पर मैं मजबूर हूँ। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं ये तेरे बाप का है। ये जो विभाजन हो गया कश्मीर का भी, इसके 4-5 टुकड़े हो गए। अब एक तरफ से कश्मीर हमारा, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, उधर से आज़ाद कश्मीर, उधर से वो बल्तिस्तान, दूसरे वो मर्ज हो गया पाकिस्तान के साथ,
और एरिया उनको चाइना को दे दिया। ये सब तबाही के जिम्मेवार खास शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इटसेल्फ, बिकॉज ही वाज ओनली उसको तमन्ना थी कि अब 53 में वाई ही वाज अरेस्टेड बिकॉज ही वांटेड ही वाज मतलब हैविंग दैट इमेज कि दैट वो सुल्तान बनेगा। वो सुल्तानियत के वो चक्कर में ही फंस गया। नहीं तो शेख अब्दुल्ला ने जो तबाही की, मैं और किसी को नहीं। फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आ गया, वो ही इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ JKLF। बिल्कुल। When he was in London, it was founded there, and he was the first member who created all this. And it was during his tenure of time जो ये militancy create हो गई, जो यहाँ हमारे जो नौजवान थे मुसलमान भाई, they were sent only during his tenure of time across the border for training. उस वक्त अच्छा, और ये राग बदलते थे, उसका बाप भी था। अब सबसे चीज़ है कि वन मस्ट हैव द मतलब करेक्टर। आई डोंट फील कि दे नन ऑफ द राइट फ्रॉम शेख अब्दुल्ला इटसेल्फ और उसके जो पूर्वज थे। अगर आज मैं हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इट इज आई बो माई हेड टू माई एंसेस्टर्स हु डिडंट एम्ब्रेस, हु डिडंट सरेंडर। It was Sheikh Abdullah's ancestors, whose father, grandfather, and who had surrendered and embraced. ये इसी तबाही के चक्कर में ये सोच रहे थे कि ये जो अभी 90 का ये चक्कर हो गया, ये सोच रहे थे कि they will also embrace. But we left everything. कि मतलब हमारे पास बिल्कुल क्या कहें, I have no words. बिल्कुल नंगे जो पहना हुआ था वही पहन के निकल पड़े, क्योंकि मेरे हमसाया में 6 people were killed। बिल्कुल। उसमें 4 विमेन थी, एक जेंट था, 5 को वो तो एक बूढ़ी को छोड़ दिया जो हु वाज लाइंग ऑन द बेड फॉर द लास्ट 6 years। एंड जिन्होंने मारा उन्होंने उसको सामने से कहा कि रोने के लिए हमने तेरे को जिंदा रखा है। एंड दैट फोर्स्ड मी टू लीव माई होम। नहीं तो मैं आई वुड हैव कंटिन्यूड, बिकॉज हमारा इतना था, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ इनके साथ ही था। बट दैट ऑल शैटर्ड। सुनील जी, मुझे ये बताएं, 1990 में पलायन हुआ, काफ़ी सालों तक कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, दे सफर्ड इन जम्मू, जहाँ पे उनको टेंट्स दिए गए रहने के लिए। काफ़ी लोग मर गए गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत से। कश्मीरी पंडितों को आदत नहीं थी इतनी गर्मी की। कुछ को सांपों ने काटा, कुछ बिच्छू के डंक से मर गए, कुछ बीमारियों से मर गए। अब मुझे ये बताइए कि आज की डेट में जो हमारी फिलॉसफी है हिंदुज़म की, वी फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट आपको ये नहीं लगता कि जो हमारे एस्ट्रेंज्ड ब्रदर्स हैं बैक इन द वैली, वो हमें इस चीज़ को भूलने नहीं दे रहे हैं? कश्मीर से निकलने के बाद भी जो कुछ फैमिलीज़ किसी भी मजबूरी की वजह से, चाहे वो नौकरी थी, चाहे वो बीमारी थी, चाहे वो रिसोर्सेज थे, देयर वर सम फैमिलीज हु वर लेफ्ट बैक इन कश्मीर। तो पिछले 27 साल में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि उनको टारगेट किया गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके कुछ पुराने ज़ख्म को रेद रहा हूँ। आपके अपने बहुत ही करीबी, उनको भी बस से उतार के एक हिंदू होने के नाते उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपको उस मंजर की याद दिला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ कहें इस बारे में। मेरे लिए उस पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में कहना बहुत मुश्किल है विद्या जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। आई वुड लाइक टू गो बैक। अभी रैना साहब ने और दर साहब ने कुछ कहा कि अगर वादी में कोई प्रीचिंग हो, कोई इस तरह का कोई कुछ कहे, ब्रेन वॉशिंग हो, वहाँ पे लोगों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश की जाए। लेकिन आप ब्रेन वॉशिंग कह लीजिए या प्रीचिंग कह लीजिए या समझाने की बात की, किससे करेंगे? मैं एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब आपको याद है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी थी, बिल्कुल, यही कश्मीरी मुसलमान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सपोर्ट में और ज़ियाउल हक मुर्दाबाद, ज़ियाउल हक हाय हाय के नारे लगा के सारे कश्मीर में आग लगा दी थी इन्होंने।
जिसमें काफी सारे हिंदुओं के मकानों को जलाया गया। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है। There was given felling of these fruit trees. Complete. मुझे याद है वो जुलूस बटमालू की तरफ जा रहा था, पुलिस हेडक्वार्टर्स, और वहाँ पे एक अहमदिया मस्जिद थी, उसको आग लगाई उन्होंने। खैर, वो तो हो गया जब भुट्टो को फांसी लगी। वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो ज़ियाउल हक, जब वो एयर क्रैश में मरा, यही कश्मीरी फिर अपनी छाती पीट पीट के ज़ियाउल हक के लिए रो रहे थे। 1988 डेडलॉक, 1988 सारे कश्मीर। गुस्ताखी करूंगा थोड़ी सी। आप किससे बात करोगे, मुझे ये बताइए। जब कश्मीरी मुसलमानों को खुद नहीं मालूम कि वो क्या चाहते हैं, कि उनकी वो लॉयल्टी किसके किस साथ- तरफ है। नहीं, लॉयल्टी छोड़िए, वो किसके साथ, वो क्या चाहते हैं। उनको क्या चाहिए। वो आका तो कहीं और बैठे हुए हैं, बिल्कुल। वहां से जो हुक्म आता है वहां लोगों को वो करना पड़ता है या करवाया जाता है। जब तक आप उस लाइन को बंद नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज को बंद नहीं करोगे, ये तो इसका तो कोई मतलब Solution ही नहीं है। आप चाहे जिस मर्जी से मैं बातचीत करो। आपकी बात से बिल्कुल वाकफियत रखता हूं, और मैं इस पे थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला वो एक वाहिद हस्ती थी जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को लिटरली गेटो से बाहर निकाल के एक नया जीवन दिया। चाहे वो एजुकेशन थी, रिजर्वेशन थी, जॉब्स थी, कश्मीरी हिंदुओं के मुंह से निवाले छीन के, उनकी ज़मीनें छीन के उनको दी गई। लेट मी इंटरप्ट। बदले में शेख अब्दुल्ला को क्या मिला? आज- वही मुसलमान एक दिन, वही कश्मीरी, आई शुडंट से मुसलमान, वही कश्मीरी लोग उनकी कब्र पे एक दिन जाके उनको खोद के बाहर निकालने वाले थे। आपको याद है? बिल्कुल, आज भी उनकी कब्र पे 24 घंटे पहरा रहता है। और मुझे माफ़ी विद ड्यू रिगार्ड्स, मेरा कुलीग अपना था who did his agriculture graduation on the expenses of government. He did his MSc on expenses of government, then did his PhD also in agriculture on the expenses of the government. और हम एक साथ जा रहे हैं ऑन सम रिसर्च प्रोजेक्ट पर जा रहे थे, तो उस और वो बांडीपुरा का साइड का है डॉक्टर भट्ट, मैं आई ओपन टू स्पीक, और उसने कहा कि अच्छा आप किसको वोट दोगे, क्योंकि उस वक्त था आया था ये क्या नाम था गुलशाह साहब, तो इलेक्शन होना था। उसने कहा कि आप वोट किसको दे रहे हैं। हमने कहा कि हमें कोई वोट देने के कोई चक्कर में मत डालो, हमने जिसको डालना है उसको डालेंगे, आप मुझे बताओ किसको डालें। उसने कहा कि आप इसको जमात इस्लामी को। मैंने कहा तैयार हूँ बिल्कुल, मगर मुझे बताओ कि हमारे साथ कैसा सलूक होगा। उसने कहा कि आप पर जजिया लगेगा। मैंने कहा बस फूटे तेरा किस्मत फूटे, तू रहने दे, हम किसी को नहीं, कि तुम्हारी न्याय डूब जाएगी। और 24 घंटे जिस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इतना सब कुछ किया वहाँ के जनता कौम के लिए, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, और उसकी जो ग्रेव यार्ड है 24 घंटे वहाँ पर लगाया गया रहता। और यही डॉक्टर भट्ट साहब कहते हैं कि काश मैं जाता और वहाँ पर मैं मूत के आ जाता। मैंने कहा फ्रडे मुँह, जिस ने आपको इतना कुछ किया आप लोगों के लिए, और उसी के लिए ये ऐसा ही है। और मादर मेहरबान, जिसको जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो घरवाली, उसको कहते थे मादर मेहरबान। उनने जलसे में कहा कि लाखैर कौम। मैं मुंशी जी से पूछना चाहता हूँ, मुंशी जी मुझे ये बताइए, 28 साल बीत चुके हैं, आज़ादी की रैंट चालू है, पत्थरबाजी, कश्मीर का मुसलमान कहाँ जा रहा है? अभी तो क्लियर हो चुका है कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको बिल्कुल इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो दिशाहीन है कंप्लीटली। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीरी मुसलमान किस डायरेक्शन में जा रहा है? उनके जो रोल मॉडल्स हैं वो बुरहान वानी जैसे कंफर्म्ड आतंकवादी और टॉम बॉयज हैं, और ये तो सबको पता है कि बुरहान वानी को पकड़ने वाली या पकड़वाने वाली या मरवाने वाली उसकी अपनी गर्लफ्रेंड थी। यानी कि उसने कैसे बदकारी के काम किए होंगे, एक चीज़ जो उसको ये करा, और वही बुरहान वानी
आज पाकिस्तान का और कश्मीरी मुसलमानों का रोल मॉडल है। आपको क्या लगता है? और अभी जो नया फसाद क्रिएट किया हुआ है कि वो जो दंगल की जो कश्मीरी वो लड़की है जिसने इतना ज़ाहिरा। अच्छा रोल किया, ज़ाहिरा वसीम जो है, आज उस प्रॉमिजिंग एक जो फ्यूचर है, एक प्रॉमिजिंग लड़की है हु कैन बी एनीबडी, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट, आज उस बच्ची को अपने अच्छे काम के लिए आवाम से माफ़ी मांगनी पड़ी। There is something seriously wrong with the psyche of my estranged brothers and sisters back in the valley. आपका इसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक वी शुड लुक बैक। अगर आप देखिए 50s में कश्मीर में सूफ़ी इस्लाम हुआ करता था और हिंदूज़ और मुस्लिम्स फिर भी थोड़ा ठीक रिलेशनशिप होती थी, और एज 60s के अलीगढ़ से मौलवीज़ वहाँ मस्जिदों में रिक्रूट हुए, तो उन्होंने तब से ही पॉइजन स्प्रेड करना शुरू कर दिया। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? एज सऊदी अरेबिया गॉट मनी, द फंडामेंटलिस्ट इस्लाम वाज इम्पोर्टेड इनटू कश्मीर, सलाफ़ी वहाबी इस्लाम, और यही आज पिछले कम से कम 30 साल से बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। वो टोटली इंटॉलरेंस का बिलीफ है, नॉट मॉडर्न इस्लाम बट वेरी वेरी कंजर्वेटिव इस्लाम। अब आप सोचिए कि जो बच्चे पिछले 25-30 साल से एक्सट्रीम रिलीजन सीख रहे हैं, वो कैसे नॉर्मलसी ला सकते हैं, वो अपनी थिंकिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं फेसबुक में बहुत बारी देखता हूँ कि छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चों को, कश्मीरी मुस्लिम बच्चों को ये पढ़ा दिया जाता है और बोलते रहते हैं अगेंस्ट हिंदूज़ एंड अगेंस्ट अदर रिलीजन्स, इवन अगेंस्ट शियाज। तो जब इस तरह की अपब्रिंगिंग बच्चों की होगी तो यू कैन नॉट ब्लेम देम फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। अब बाकी बात हुई स्टोन थ्रोइंग के, और वो तो खैर बहुत ही क्लियर हो गया है, मोनेटाइजेशन की बात बंद हो गई है। हाँ जी, कि पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रहा है, और ये पहले भी हुआ। जब जब पैसा बंद हुआ है कश्मीर में टेररिज्म ख़त्म हो गया है, लोगों ने बड़ा ही पीसफुली लाइफ लिव की है। एंड एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, जो इंटेलिजेंसिया है और मेजॉरिटी एवरेज कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, वो भी इससे खुश नहीं है। वो फंसे हुए हैं, वो एक बेसिकली वो शिकार हैं बेसिकली। वो शिकार हैं कि जब अगर कुछ भी वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, उनके हल्का कमांडर जो कि पेरोल में है पाकिस्तान के, दे स्टार्ट हरासिंग देम अप टू एंड इंक्लूडिंग किलिंग। सो मेरे को तो लगता है कि जब तक ये बिलीफ और ये एक्सट्रीम रिलीजन टीचिंग बंद ना हो, कश्मीर का कोई फ्यूचर नहीं है। इट विल बिकम अफगानिस्तान बट इट विल नॉट बिकम हेवन ऑन अर्थ दैट इट वाज। बिल्कुल। राणा साहब, मुझे आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों से, कांग्रेस के टाइम से और उसके बाद जब बीजेपी सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, इस बात का एम्फेसाइज होने लगा घर वापसी का। मैं उस वाली घर वापसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीरी पंडितों की वापस कश्मीर जाने की, बिकॉज आज की डेट में भी ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है जो काफ़ी सारे हम लोग करते हैं कि अभी जैसे पलायन के बाद सारे कश्मीरी हिंदू वेल सेटल हो गए, probably they are much better off economically, culturally, scientifically, and we are spread all over the world and we have made our mark in whatever field we have taken. तो आप मुझे ये बताइए कि आज भी कम से कम दर साहब की जो जनरेशन के लोग हैं वो आज भी शायद ये पसंद करेंगे, इवन मेरी जनरेशन के लोग भी हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमें अपनी आखिरत में हम अपने कश्मीर वापस जाएं। तो आपको क्या लगता है कि जो नई रिजीम बनी हिंदुस्तान के अंदर, मोदी सरकार ने कुछ कदम उठाए जिसको हमेशा की तरह कश्मीरी मुसलमानों और वहाँ की सियासत ने दबाने की कोशिश करी, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर वापस जाना मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो कैसे? और ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट दोज पीपल अगेन, वी कैन नॉट। ये हमारा 1990 में हमारा 7वां पलायन था।
तब आज की बात अगर हम करते हैं तो वी टॉक अबाउट दे बेसिकली हाईलाइट कि दिस इज हिंदू एक्सट्रीमिज्म या दिस इज भगवा ब्रिगेड और समथिंग, बट आज से 700 साल पहले कोई भगवा ब्रिगेड नहीं थी। सुल्तान सिकंदर के वक्त में यही कश्मीरी हिंदुओं का जो हश्र हुआ था कि सिर्फ 11 घर रह गए थे कश्मीर के अंदर, तब कोई भगवा ब्रिगेड नहीं थी। तब यही एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम था जिसने पूरे कश्मीर से हिंदुओं का टोटल सफाया करवा दिया था। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी? तो अगर होगी तो कैसे होनी चाहिए? इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं, तो मैं मुंशी साहब से बहुत ही काबिल तारीफ़ इन्होंने बात करी। जो भी इन्होंने अपना पस मंज़र रखा या नज़रिया रखा, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ 100%। और यही मैंने इससे पहले कहा था, अगर वहाँ पे हम किसी भी तरीके से जो ये सियासी मंज़र है, सियासी मंज़र को चेंज करके रूहानियत का मंज़र लाएंगे, उन्हीं उलेमाओं से, उन्हीं मौलवियों से, उन्हीं लोगों से जो प्रीचर्स हैं, जो प्रीचिंग प्रोपेगेट करते हैं, अगर वही उनको प्रोपेगेट कर लेंगे किसी और तरीके से कि उनका माइंडसेट बदल जाएगा, तो इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ऐसी बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको गिना रहा हूँ इसी चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब ये 28 साल हो गए हमारे। आपने अभी फरमाया कि देख लो जी, हमने इकोनॉमिकली बहुत तरक्की कर ली, या हमारे बच्चों ने अपने मेहनत करने के साथ साथ में, बावजूद इसके कि उनकी जो हालात थे, किन हालातों में वो पल गए, दे वेर टोटली अपोजिट। हालात तो टोटली अपोजिट थे। उन हालातों का मुकाबला करके भी हमारे बच्चों ने, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स ने इतने एफर्ट लगा लिए कि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए, आइदर इन इंडिया और अब्रॉड, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो एक चीज़ है। लेकिन दूसरा चीज़ ये मत फॉरगेट कर लीजिए कि पैसे को और अपने मादरे वतन को, उसको हम एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। पैसा अपनी जगह अलग है, आपका अपना जो स्टैचर है वो अब अलग जगह पे है, लेकिन हमारी जो सरजमीन है, जहाँ पे हम पैदा हो गए, जहाँ पे हमारे जड़ हैं, रूट्स हैं, उसको हम फॉरगेट करें इस पैसे से, वो फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ 28 ईयर्स से पहले और आज तक जितनी मरकज़ में सरकारें रही हैं, जितनी रियासती सरकारें बनी, तो किसी ने भी इस बात की तवज्जो नहीं दे दी। हम हालांकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाख लोग थे। 6 लाख लोग 125 करोड़ लोगों में कुछ भी नहीं मायने रखते हैं। वोट बैंक भी नहीं है। हमको तो बहुत ही अच्छी तरह से अभी तक, चाहे वो रियासती सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने हमें, चाहे जहाँ भी हम रहे, इंडिया के किसी भी पार्ट में अदर दैन वादी, अगर हम वहाँ पे रहे, तो उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि हमें रिहेबिलिटेट करें। हैव दे डन इट? नो, नोबडी हैज़ डन इट। जैसे आपने शुरुआत में भी ये कह दिया कि इंडिया में रियासत जम्मू कश्मीर को छोड़ के बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हाल हुआ। दे डोंट नो, दे डोंट नो टिल दिस टाइम। मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि हमें कहना नहीं आया। लेकिन आज मैं इस कम्युनिटी को इतना बड़ा नमन करता हूं कि हिंदू ग्लोब के किसी भी कोने में जहां पे भी हम हैं, चाहे थोड़े हैं या बहुत ज़्यादा भी हैं, तो हमने अपनी आवाज़ जगा के रखी है कि हम यूनाइटेड हैं। और आज की डेट में, जैसे आपने कल परसों देखा भी होगा, जम्मू में जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं सबको, सब ऑर्गेनाइजेशंस को नमन करता हूं जिन्होंने 28 साल होने के बाद भी और लग्जरियस लाइफ रहने के बावजूद भी वो अपना अभी वो मंजर नहीं छोड़ रहे हैं जिनको कि जहां से कि वो पैदा हो चुके हैं। आज तक हमें किसी ने हेल्प नहीं किया। ये सारा सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं, तहरीर हैं, फाइल्स हैं जो कि हमारे सामने कि अब जी ऐसे होगा, लेकिन किसी ने भी, चाहे आप इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी किस्म की सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, किसी ने हमारा, और उल्टा आप देख लीजिए, जब 2014 में
पीडीपी और जो बीजेपी की सरकार बन गई, और उस टाइम जो साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, पहली बार में जब वो उसमें आ गए अपनी असेंबली में, तो उस असेंबली में लोगों ने हल्ला मचाया कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को अलग जगह मत दे दो, तो उनको अपने अपने घरों में बसा लो। तो उनका रिप्लाई था, इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड देयर इन द असेंबली, उनका रिप्लाई ये था कि अरे आप क्यों चिल्लाते हो इतना, ये लोग अपने आप ही नहीं आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15% लोग आ जाएंगे, ये बाहर बहुत वेल सेटल्ड हैं। ठीक है, और ऐसा ही चीज़ यहाँ के इस टैग टीवी के माध्यम से भी एक फारूक साहब यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी यही चीज़ कहा, ये लो आप लोग तो वेल सेटल्ड हो, तो आप लोगों को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं होती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4-4 मकान भी होंगे, डू यू थिंक दैट वी डोंट विश टू गो टू आवर बर्थ प्लेस, वी विल डेफिनेटली गो ओवर देयर। तो जहाँ तक कि आपका सवाल ये है कि सरकारों ने, मुझे लग रहा है 28 साल में हमें किसी सरकार ने कोई मदद नहीं किया, एक्सेप्ट मैं बार बार झुक झुक के बाला साहब ठाकरे का नमन करता हूं, जिसने कि हमारे फ्यूचर को हम बचा के रखा, हमारे इन बच्चों को, जो हमारे बच्चे आज फ्यूचर जनरेशन में आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, लिखते गए और तरक्की करते गए, मैं उसका नमन करता हूं। उसके साथ साथ उसके बाद में और भी लोगों ने किया, लेकिन इनिशिएटर वही था, उन्होंने इनिशिएट किया, उसको मैं बार बार शत नमन करता हूं कि उसने हमारी कम्युनिटी को इस इख्तितार तक पहुंचा दिया, इस मकाम तक पहुंचा दिया कि आज हम फिर दोबारा एकजुट हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अदरवाइज दर साहब ने भी कहा कि हमें भीख मांगना भी नहीं आता, हमें भीख मांगना भी नहीं आता, ये सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई है। कश्मीरी पंडित ने क्या किया, कश्मीरी पंडित ने 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, उसने अपना गला दबा दिया, उसने सिर्फ कोशिश ये करी कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, और ऐसा हुआ। ऐसा मत समझना आपके ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। उस टाइम पे 90s के दौरान में सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं था, पैसा नहीं था लोगों के पास, लोगों ने किस किस तरह से तकलीफ झेले, कितने दुख झेले, और उन दुखों को झेलने के कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था ही नहीं कहीं। मैं ये नहीं कहा कि हर किसी के पास कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था, हर किसी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। जो रईस भी था वहाँ पे वो भी पॉपर बन गया, वो भी पॉपर बन गया, भिखारी से बदतर बन गया। तो विद रिजल्ट क्या हुआ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर सरकारें चाहती करती तो हम लोगों को इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। बिल्कुल। दरअसल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड की मांग कर रहे हैं, पन कश्मीर की मांग कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज अब जहाँ भी पंडित रहते थे, कहीं 10 घर थे, कहीं 20 घर थे, कहीं 4 घर थे, और साथ में हमारे मुसलमान भाई भी हुआ करते थे। अब ना उनको हमारे पर भरोसा है, ना हमें उन पर भरोसा है। वो ये कहते हैं कि ये वहाँ से इनकी जनसंघ की या मतलब ये RSS की तरबियत मिली है, और हम कहते हैं कि उनको मौलवी की तरबियत मिली है, एंड वी कैन नेवर नाउ। अच्छा, अब यही है, ये हो सकता है वी कैन ज्वाइन देम बैक, बट इट विल टेक टाइम, बट टिल दैट देयर शुड बी सम ट्रांजिट कैंप अरेंजमेंट, और उसके साथ विद द कोर्स ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम वी अगेन मिक्स अप। और उसका वाइड एक ही है कि दैट वी शुड बी गिवन ए सेपरेट लैंड फॉर रिहेबिलिटेशन वेयर वी कैन रिहेबिलिटेट आवरसेल्फ। जब तक एतमाद और इत्तेहाद बिल्कुल कि बिल्कुल यकीनी नहीं हो जाए, तब तक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। सुनील जी के साथ मैं रैप अप करना चाहता हूँ। सुनील जी, आप मुझे ये बताएं, 28 साल बीत चुके हैं, या 28वां साल लगा है हमारे पलायन को। वेयर डू यू सी द जर्नी ऑफ कश्मीरी पंडित फ्रॉम हेयर? हम तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वी हैव मेड अवर मार्क इन एवरी फील्ड वेयर एवर वी हैव गॉन, चाहे वो साइंस की दुनिया है, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो अमेरिका में IT का शोबा है, चाहे वो किसी भी शोबे में हम अपना मार्क मान चुके हैं। मगर आज भी जब कश्मीर की याद आती है, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या हम वापस जा पाएंगे? क्या हम वापस जा पाएंगे, ये सवाल इतना आसान नहीं है,
सवाल तो आसान है, जा पाएंगे या नहीं मैं डिसाइड कर लूँ, मैं कल जा सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे या उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि जी हिंदूज़ वापस आ जाएं, कश्मीरी पंडित जो यहाँ से छोड़ के, कल को मैं डिसाइड करता हूँ जी मैं चला जाऊँगा वापस, चलिए मेरा मकान है या नहीं है वो मामूली बात है, छोटा सा 2 कमरा बना लिया, मेरी ज़मीन है वहाँ पे, मेरे बाग हैं वहाँ पे, जिनको पिछले 27 साल से 25-26 साल से कोई और काश्त कर रहा है, क्या वो ज़मीन, वो बाग जो उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो उसको छोड़ देगा? इज ही गोइंग टू हैंड इट ओवर जस्ट टू मी लाइक दैट? इसका कोई निज़ाम तो बन सकता है, कोई एक रूलिंग हो सकती है। रूलिंग हो सकती है, बट दैट विल क्रिएट अनदर रिफ्ट। ठीक, एनिमिटी। हाँ, एनिमिटी। जहाँ तक सवाल है वापस जाने का या नहीं, द क्वेश्चन शुड बी द राइट्स, किसका हक क्या है। सबसे पहले मुझे वहाँ से निकलना ही क्यों पड़ा? Why isn't anybody asking that question? आपने देखा जब अमरनाथ बोर्ड के लिए सरकार ने ज़मीन अलॉट की थी, उस पे कितना हंगामा हुआ। अगर इतना ही भाईचारा है, इतना ही वहाँ पे वो है, तो फिर वो धरने क्यों? डिस्क्रिमिनेशन तो सुनील जी बहुत है। जो हिंदू पाकिस्तान से पलायन करके जम्मू कश्मीर में आए थे, उनके पास आज भी वहाँ की स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। 70 साल गुजर चुके हैं, प्रॉब्ली 3rd जनरेशन अब वहाँ सेटल हो चुकी है, उनके पास आज भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। उनके पास आज भी वो हक नहीं है कि वो ज़मीन या अपना कोई मकान खरीद सके वहाँ पे। जबकि सुनने में ये आया है कि जो मुसलमान रोहिंग्या मुस्लिम्स और बांग्लादेश के मुस्लिम्स, उनको वहाँ की सरकार और उनको वहाँ के लोग सेटल कर रहे हैं। तो आर वी लुकिंग एट सुल्तानेट ऑफ किंगडम? शेख साहब के काइंडली बेयर में आओ, शेख साहब के टाइम में भी जो तिब्बत से आ गए मुसलमान, उनको सेटल किया गया। दे वर ऑल सेटल्ड। उनके पास राशन कार्ड था, उनके पास स्टेट सब्जेक्ट मिला, उनके पास उनके लिए जॉब्स क्रिएट की गई। नहीं मतलब दिस रैबिट रहने के लिए जगह बन गई। और जो वहाँ से ही जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, वहाँ से जो हिंदू लोग आए, सिख लोग आ गए, दे वर ड्रिवन फ्रॉम कै वैली। मैं तो उस वक्त छोटा था 47 में, तो दे वर ड्रिवन आउट एंड इट इज़ दो वही लोग हैं जो फिर वहाँ पर जम्मू के बॉर्डर एरिया में सेटल हो गए। हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है किसी भी मुल्क का भी, देखिए अब मेरे को लगता है ये खासकर अब वेस्ट की तरफ भी ये बिद्दत, ये बीमारी जो है आने लगी। हिंदुस्तान में आप देखिए अभी भी पॉलिटिक्स वहाँ पे जात पात और धर्म पे की जाती है। जिस मुल्क में आपके पास इन 3-4 चीज़ों के बगैर कोई और मुद्दा ही नहीं हो, इंसानियत के बारे में, इंसानों की बेसिक नीड्स के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि धर्म के बारे में, उनकी जात के बारे में, उनके कास्ट्स के बारे में वो चला रहे हैं। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक इस चीज़ को आप कैसे सुधारोगे? ये डिस्क्रिमिनेशन तो चलती रहेगी। जब तक हम एक बेसिक ह्यूमन लाइफ को किसी भी रिलीजियस वैल्यू या किसी भी कास्ट वैल्यू से हायर नहीं देखेंगे, एक इंसानी ज़िंदगी को, तब तक ये सब तो चलता रहेगा। बिल्कुल। मैं आखिरी में विनोद जी से सवाल करना चाहता हूँ बिफोर आई रैप अप। विनोद जी, मुझे आप ये बताएं, जो सबसे बड़ा अड़ंगा है, एक रोड ब्लॉक है, वो है धारा 370। क्या आपको लगता है कि अगर धारा 370 जो एक टेम्पररी आर्टिकल है पिछले 70 सालों से, अगर उसको हटाया जाए, तो डू यू थिंक दैट एज अ सोल्यूशन कि कश्मीर और कश्मीर का जो भटका हुआ मुसलमान है वो मुख्य धारा में आ जाए? आई थिंक आई टेंड टू एग्री विद इट। 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सेक्शन 370 निकलना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर फुल्ली इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो बाहर से पैसा आता है मस्जिदों में और ट्रबल मेकर्स इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियंस, सेपरेटिस्ट वगैरह,
वो बंद होना चाहिए पूरी तरह से। गिलानी साहब के यहाँ से करोड़ों रुपए मिले हैं अभी। करोड़ों रुपए मिले और भी आएंगे, आते रहेंगे वो, तब जब तक वो पैसा आना बंद नहीं होगा तब तक सूफी इस्लाम वहाँ वापस नहीं आ सकता है। और वन लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक, यू नो, व्हेनेवर आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, सी आफ्टर कश्मीरी पंडित्स आई फील मोस्ट कंफर्टेबल विद कश्मीरी मुस्लिम्स, बिकॉज द ओनली डिफरेंस इज रिलीजन। बिल्कुल। हमारा कल्चर भी सेम है, जोक्स भी सेम है, फूड भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, तो बीच में सिर्फ एक रिलीजन आ रहा है जिसने डिवाइड किया है, जिसने डिवाइड किया है। तो मेरे को यही लगता है कि अगर वहाँ पे पैसा आना बंद हो जाए तो खुद ही धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और पर्सन लाइक मी, मैं यहाँ अच्छे से सेटल्ड हूँ, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। मैं तो कल वापस जाने को तैयार हूँ कश्मीर। राणा साहब, जहाँ तक कि आप कह रहे हैं वापसी का सवाल, मेरे ख्याल से 99% लोग वापस जाने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ वहाँ रहेंगे या बहुत काफ़ी कुछ कर लेंगे, चाहे एक दिन के लिए चाहे एक दिन के लिए भी रहेंगे। हर कोई इंसान चाहेगा कि अपने वतन में जाए, अपने रूट्स पे जाए, वहाँ रहे, चाहे रिलैक्सिंग के लिए जाए, क्योंकि अब हर एक को अपना काम भी देखना है, रोजी रोटी भी देखनी है। तो लेकिन हमारा हक वो बनता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक मिनट में और वाज़ेह करूँगा कुछ चीज़ें कि 28 साल हो गए हमारे, जो हमारे वो मुसलमान भाई हैं जिनको कि गुमराह किया गया लोगों ने, पॉलिटिशियंस चाहे कहो, चाहे प्रीचर्स कहो, जिन्होंने भी गुमराह किया, वो भी इन 28 सालों में बहुत ही तकलीफ झेल रहे हैं। 1 लाख से इतना ज़्यादा तकलीफ, नौजवानों की मौत 88,000 लोग मर गए हैं, जिनमें कि जवान लोग जो हैं 90% हैं जवान लोग जो हैं। आज की डेट में 2,32,000 बच्चे उनके बाहर इंडिया में पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ वैली। आजकल 35,000 फैमिलीज कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, मुसलमान हमारे भाई। तो वो इतना पीछे जा चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने तकलीफ नहीं झेली। अभी अभी हाल ही में आप देख लो, बिल्कुल 6 महीने घरों में बैठ के रहे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस टाइम जिंदा हैं, और खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमने 20वीं सदी भी देखी और 21वीं सदी में भी जी रहे हैं। 20वीं सदी तक जो कुछ भी वर्ल्ड था, आज 21वीं सदी में वर्ल्ड ने इतनी तरक्की करी कि ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। इन चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल बिलो ज़ीरो है। इंसान इतनी तरक्की पे जाने लगा है, कहने की बात नहीं कि इन चीज़ों के लिए सोचने का भी वक्त नहीं है। जब हम ये देख पाते थे कि एनसाइक्लोपीडिया में एक एक चीज़ ऐड होती है, 3 साल बाद एनसाइक्लोपीडिया रिवाइव होता जा रहा है। आज तो 3-3 सेकंड के बाद एनसाइक्लोपीडिया रिवाइव होता जा रहा है। और आजकल नॉलेज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल नॉलेज तो बिल्कुल आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए कि माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता है। अगर वो अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, हम कश्मीरी पंडित लोग जो हैं, 28 साल हो गए हमें, हम 28 साल नहीं 56 साल आगे पहुंच गए हैं। बल्कि हमारे वो कश्मीर का मुसलमान भाई जो है, वो 56 साल नहीं 112 साल पीछे चला गया। वो पीछे ही पीछे हो गया, वो 112 साल पीछे हो गया। अब जाहिरा का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब देख लीजिए, मासूम बच्ची 15 साल यूथ आइकॉन है कश्मीर के लिए, और इस 15-16 साल की बच्ची को भी आजकल एक एक रात सिसक के रो रही है बेचारी को कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या किया। अब बता दीजिए इस चीज़ का कहाँ जवाब है। बट ये तो हिस्ट्री रिपीटेड। अगर आपको याद होगा राणा साहब, मुंशी जी, इससे पहले एक बैंड बना था जिसका नाम प्रागाश था। करेक्ट। प्रागाश ट्विलाइट को कहते हैं संस्कृत में। और वो प्रागाश बैंड जो था, इट वाज ऑल मुस्लिम गर्ल बैंड, और काफ़ी मकबूल हुआ था यूट्यूब पे। उन्होंने दे वन प्राइज कॉन्टेस्ट, फर्स्ट पोजीशन उनको मिली कहीं दिल्ली में। तो उसके बाद उनकी हरासमेंट शुरू हो गई, एंड दे हैड टू डू द सेम थिंग, दे हैड टू अपोलोजाइज। उससे पहले एक और एपिसोड हुआ था, जो मीरवाइज फारूक है, उसने नौहट्टा में कहीं दुकान पे, जैसे मैनिक्विन होता है, उसको लेडी का वो लेडी सूट बेचता था, उसने वो लेडी मैनिक्विन रखा था, उसने दुकानदार को जाके थप्पड़ मारा कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। प्रिमिटिव मेंटालिटी। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप स्टूडियो में आए और हमने मिलके उस एक जर्नी पे चले गए जिसकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं। उम्मीद अभी भी जगी हुई है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा
जिस दिन हम वापस अपने मादरे वतन कश्मीर जाएंगे। अच्छु तरुण कश्मीर आज पगा सुली चीर। धन्यवाद श्रोताओं, आशा है कि टैगलाइन के इस पहले एपिसोड को आपने पसंद किया। कश्मीरी पंडितों की जो आप बीती है हम सब ने आपके साथ शेयर करी। आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। Number 1 multicultural channel. This is Tag TV.